चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था फाइनल अकाउंट्स। आज कुछ पहले बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डाउट्स ले लें आज आपके साथ। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, एक एक करके हम सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप बस पार्टिसिपेट करना, मुझे व्हाट्सएप पे चैट बॉक्स पे मुझे बताना। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट नहीं, हम इसके अंदर ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको। ट्रायल बैलेंस के अंदर दो कॉलम है, ये वाला हो गया डेबिट बैलेंस और ये वाला हो गया क्रेडिट बैलेंस। यहां पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। और ट्रायल बैलेंस की जो डेट है वो है 31 मार्च 2021, ये दिया हुआ है। और इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है आपको 24,000। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। नीचे एडजस्टमेंट है, मैं भी एडजस्टमेंट नहीं लिख रहा, मैं एडजस्टमेंट से पहले आपसे ये पूछता हूं, एडजस्टमेंट छोड़ो, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, आप मुझे बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रेडिंग में आएगा, P&L में आएगा या बैलेंस शीट के अंदर आएगा, ये आप मुझे बताएंगे। बेटा फटाफट अब सब बच्चे रिप्लाई करना, आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने। बेटा कुछ बच्चे, रिया, सृष्टि, जल्दी से रिप्लाई करो, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ आना चाहिए? इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड सृष्टि। P&L के अंदर, और ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। जब ये डेबिट में दिया हुआ है तो P&L में यहाँ पे आ जाएगा खर्चा, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना खर्चा है? 24,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने डाल दिया। ट्रायल में है इसलिए सिंगल इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई रिपीट, ट्रायल में दिया है इसलिए सिंगल इफेक्ट पड़ा, क्वेश्चन खत्म। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एनुअली। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एनुअली। बेटा स्क्रीन क्लियर है आप सब बच्चों को? एक बार बताना मुझे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ब्लर आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो, जल्दी से बताइए, स्क्रीन क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट। यस क्लियर है। इस बात को समझें दोस्तों, ये क्या कहना चाहती है एडजस्टमेंट। कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम हम एनुअली पे करते हैं, सालाना पे करते हैं, बट ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये हमने पे करा है अप टू 30 जून 2021। डेट पर ध्यान देना, इस बात को समझेंगे क्या कहना चाहते हैं। इसी के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए थे, मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 21। आराम से समझेंगे, फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। इसका मतलब स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल को। इंश्योरेंस प्रीमियम होता है हमेशा 1 साल का। हमेशा याद रखना, इंश्योरेंस जब भी हम कराते हैं, प्रैक्टिकली इंश्योरेंस दोस्तों 12 महीने का होता है, प्रैक्टिकली 12 महीने का होगा। और ये कब तक का है? 30 जून 2021 तक। इट मीन सर ये तो इस साल से बाहर निकल गया। 31 मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई, जून। ये इंश्योरेंस प्रीमियम यहां तक का है, ये डेट है 30 जून।
12 महीने का है ये। अगर मैं यहां से काउंट करूं 3 महीने, ये अगर मैं 12 महीने काउंट करूं तो ये डेट आएगी समवेयर बीच में। इसका मतलब आपने यहाँ पे डेट आएगी 1 जुलाई। यहां से लेके यहां तक 12 महीने हो गए। 12 महीने का इंश्योरेंस कराया है। मेरे पास डीके गोयल भी है, मैं डीके गोयल से भी आज क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, डोंट वरी। पहले बात समझे आप दोस्तों, जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं, मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस करता हूं, इंश्योरेंस हमेशा ही 12 महीने का होता है। इंश्योरेंस में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने का होता है। मैंने इंश्योरेंस आज कराया 1 जुलाई को, तो 12 महीने खत्म होंगे 30 जून को। आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक 12 महीने होंगे। और मैंने आज मैंने जब इंश्योरेंस कराया, उस इंश्योरेंस का मैंने प्रीमियम पे खर्चा करा 24,000 रुपए। ये मैंने प्रीमियम का खर्चा करा 24,000। आप देख सकते हैं 24,000 रुपए आ रहा है आज। अब दिक्कत ये है, ये 24,000 का मैंने खर्चा तो किया, मगर बीच में ये देखो, बीच में हमारा ईयर एंड हो गया। ये देखो ब्रेक हो गया, बीच में ईयर एंड हो गया। इसका मतलब मैं तो सिर्फ इस साल का खर्चा लूंगा, इस साल का, ये एंड हो रहा है, सिर्फ इतने मंथ्स का खर्चा मैं लूंगा। और ये पता है कितने मंथ्स हो गए, आप कैलकुलेट करो, ये मंथ्स हो गए 9 मंथ्स। सिर्फ 9 मंथ्स का खर्चा मैं इस साल रिकॉर्ड करूंगा अकाउंट्स के अंदर। तो सर बाकी का ये जो खर्चा है 3 महीने का, ये क्या है दोस्तों? ये जो 3 महीने का खर्चा है, इसको आप सब बच्चे प्यार से बोलते हो प्रीपेड। ये प्रीपेड है, ये अगले साल है। वेरी गुड समीक्षा। इसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रीपेड। आप बात को समझे, हमारा ईयर एंड यहाँ पे हो गया, इसलिए मैं सिर्फ इस साल कितना खर्चा बुक करूंगा, 9 मंथ्स का। 3 महीने का अगले साल करूंगा, वो क्या हो गया, प्रीपेड। तो अब जरा ध्यान से देखो, 24,000 का जो खर्चा था, ये पूरे 12 महीने का था। 24,000 का खर्चा 12 महीने का था। कितने महीने का प्रीपेड है? 3 महीने का प्रीपेड है। तो 3 महीने का मतलब कितना हुआ, 1/4, 4 से काटेंगे तो 6,000। 6,000 का खर्चा क्या है, प्रीपेड है। तो 3 महीने का खर्चा कितना हुआ, 6,000। ये है प्रीपेड। अब देखो, ये आ गई आपके लिए एडजस्टमेंट। और अगर अब आपको पता हो प्रीपेड का कितने अफेक्ट पड़ते हैं, बेटा 2 अफेक्ट एडजस्टमेंट में। प्रीपेड कहाँ कहाँ जाता है? एक तो सर प्रीपेड यहां से माइनस हो जाता है। प्रीपेड प्रीपेड कितना प्रीपेड हो गया, 6,000 प्रीपेड आपने माइनस कर दिया, फाइनली आंसर आ गया 18,000। और आप चेक करोगे, आप चेक करना जब आपको टाइम मिले, 9 मंथ्स का खर्चा 18,000 ही होगा। बेटा चेक कर लेना, 9 मंथ्स का खर्चा 18,000 ही होगा। तो प्रीपेड एक तो यहां आ गया। दूसरा अफेक्ट क्या होता है? दूसरा अफेक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट होती है। कितना प्रीपेड है? हमने 6,000 रुपए फालतू दे दी। मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको ये ट्रांजैक्शन क्लियर है? मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ये बताइए, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? यस और नो जल्दी से बताइए। प्रीपेड हमारी असेट होती है और एक्सपेंस में से माइनस करते हैं, ये हमारी एडजस्टमेंट थी। बेटा जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपको समझ आई है? फटाफट अब स्पीड से मुझे बताइए, यस और नो। अगर नो होगा तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। सृष्टि का आंसर आ गया, कसक का आंसर आ गया, निधि, आकांक्षा, हातिम, सकीना, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। कशिश अरोड़ा सकीना का भी आ गया। बेटा फटाफट बताओ मुझे। चलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपके साथ, एक और पॉइंट। रिया, यश, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू?
सेम पॉइंट, सेम लैंग्वेज, बट सर कुछ दिक्कत है। ध्यान से देखना दोस्तों, इंश्योरेंस का तो मैंने आपको नेचर बता दिया, बट मेरे सामने एक और क्वेश्चन है। ये डीके गोयल सर की बुक में से बच्चे ने पूछा था। एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, सेम क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस की डेट डाल देता हूं 31 मार्च। ट्रायल बैलेंस की डेट डाल दी मैंने, ये डेबिट क्रेडिट, यहां पे लिखा हमने वेजेस। वेजेस वेजेस लिखे हमने यहाँ पे 30,000। वेजेस लिखे आगे 30,000। पहले ये बताइए वेजेस आपके अकॉर्डिंग कहाँ जाने चाहिए, ट्रेडिंग में या P&L के अंदर, ये बताइए मुझे। फिर मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट। बताओ दोस्तों, वेजेस कहाँ जाने चाहिए? वेजेस पेड अप टू 30th जून। ये देखो, वेजेस के सामने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेटा वेजेस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर P&L। वेजेस कहाँ जाते हैं? वेजेस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इस इंफॉर्मेशन को आप सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, सर ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं। ये देखो आप, वेजेस पेड अप टू 30th जून, इसका मतलब ये भी एक एडजस्टमेंट है। पहले हम ईयर लिखते हैं यहाँ पर। ये हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 21 में, स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 20 में। बट ये वेजेस जो आपने पे करे हैं, ये पे करे हैं आगे तक, इस साल के आगे जा रहा है, अप्रैल मई जून। ये वेजेस आपने यहां तक पे करे हैं 30 जून तक। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक आपने इतने सारे मंथ्स के वेजेस पे करे हैं। कितने पे करे हैं? 30,000। दोस्तों दिक्कत ये है, आपने वेजेस मान लेते हैं आपने पे कर दिए 30,000 के वेजेस, बट आप आराम से मेरी बात समझें। 30,000 के वेजेस आपने पे करे हैं, ये कितने मंथ्स के लिए हैं? आप कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ, ये 30,000 कितने मंथ्स के लिए हैं? दोस्तों वेरी गुड समीक्षा, ये 15 मंथ्स के हैं। बट हमारा ये वाला साल यहीं ब्रेक हो जाता है, ये साल यहाँ ब्रेक हो जाता है। इस साल में कितने महीने हैं? इस साल में 12 हैं। इस साल में 12 हैं, इसका मतलब ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने क्या हैं? ये 3 महीने प्रीपेड हैं। इन 3 महीने को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्रीपेड वेजेस। अगले साल के यहाँ पे कर दिए, तो ये कितना आ गया? ये भी आंसर आ गया 6,000। और मैंने बताया था प्रीपेड एक जगह माइनस होंगे और दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे? असेट्स में। आप सब बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखो मैंने किससे डिवाइड करा है? 15 से। आप सब बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने 15 से डिवाइड किया है। बट आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने किससे डिवाइड करा है? 12 से। इसलिए बस ये पॉइंट को समझना, इंश्योरेंस के बारे में कुछ ना लिखा हो। इंश्योरेंस दोस्तों हमेशा ही 12 महीने का होता है। इंश्योरेंस के लिए तो आप प्रैक्टिकली 12 महीने का ही इंश्योरेंस होता है, इसलिए 12 ही आएगा। बट इंश्योरेंस को छोड़ दें, कोई और खर्चा है, तो वो और खर्चा डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन में। जैसे ये 15 महीने का खर्चा है, तो सिर्फ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सारे खर्चे लॉजिकली चलेंगे। 15 महीने का है, 3 महीने का कितना हुआ?
2000। और अब चलते हैं इसके आंसर पर। ये देखिए इसका आंसर, हमने पहले बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। मैं पहले आंसर करूंगा, फिर मैं आप बच्चों के डाउट्स लूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहाँ पे लिखा वेजेस 30,000 माइनस प्रीपेड। प्रीपेड कितना है? 6,000। तो नेट आंसर आ गया 24,000। फिर मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर मैं इसका सेकंड इफेक्ट दिखाऊंगा, प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस 6,000। ये हमारी दो एडजस्टमेंट खत्म। पहले हम आपको करते हैं अनम्यूट आपके डाउट्स के लिए। मेरे सामने डीके गोयल सर की बुक है और उसका पेज नंबर है 20.17। जो मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस करें जरा इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम का। एक इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा दिया हुआ है आपको। कितना खर्चा दिया हुआ है? 2000। और देखते हैं एक हमें वेजेस, अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको वेजेस का खर्चा दिया हुआ है 6,000। ये ट्रायल बैलेंस है। नीचे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम वाला। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2013। 30th जून से साफ पता लग गया कि सर ये अगले साल का है। और इंश्योरेंस का नेचर होता है, इंश्योरेंस हमेशा ही 12 महीने का होता है। ये नेचर है इंश्योरेंस का। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, वेजेस। सेम लैंग्वेज लिखी है, वेजेस इज पेड अप टू 30th जून। 30th जून का मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने एक्स्ट्रा दिया है। नॉर्मली 12 महीने होते हैं, 3 महीने एक्स्ट्रा मतलब 15 मंथ्स। तो आपको नेचर समझ आना चाहिए। इंश्योरेंस का नेचर होता है 12 महीने, तो वो 12 से ही डिवाइड होगा। बाकी सारे 15, 16, 17, 11 कैसे भी डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब सर ये जो इंश्योरेंस है, ये आप प्रीपेड कैसे निकालोगे? इसमें प्रीपेड आप कैसे निकालोगे? इसके अंदर प्रीपेड निकालोगे आप 3/12। 3 महीने का प्रीपेड है। बट अगर हम वेजेस में चलते हैं तो वेजेस में आप प्रीपेड निकालोगे 3/15। 3/15 वेजेस में आएगा 3/15, और इंश्योरेंस में आएगा 3/12। और मुझे डीके गोयल सर ने पीछे आपको नोट भी लिख के दिया है। ये देखो, गोयल सर की बुक में पीछे नोट भी है। पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। इंश्योरेंस प्रीमियम में हमेशा नीचे क्या आता है? 12। और वेजेस बाकी कुछ भी हो, नीचे कितना आ गया? 15। क्योंकि इंश्योरेंस का नेचर होता है, मैं बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूं। अब चलते हैं आगे। ये आपके साथ डीके गोयल सर का पॉइंट खत्म हो गया। मैं कुछ आगे चलता हूं और मैं आप सब बच्चों को पहले म्यूट कर देता हूं। बेटा मुझे जल्दी से बताओ, क्या हम आगे चलें? बस इतना बता दो, हमने 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक बच्चे का और भी डाउट आया है, पहले मैं कुछ पॉइंट कराता हूं, फिर डाउट पे आऊंगा आपके साथ। मैं टीएस ग्रेवाल सर की कुछ बुक की पहले इलिस्ट्रेशंस कराता हूं आपको। हर इलिस्ट्रेशन में जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फटाफट कराऊंगा, फिर आपके लास्ट में और रिमेनिंग डाउट्स लूंगा। बेटा ये वाली बुक आप सब बच्चों के पास होगी, और हम इसका चैप्टर नंबर चल रहे हैं 20 चैप्टर है। और यहां से स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इसके अंदर सारे पॉइंट्स आसान थे।
चलो मैं एक एक करके आपके साथ क्वेश्चंस कराता रहता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, पेज नंबर है 20.12। जो जो पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं थोड़े से अच्छे पॉइंट्स हैं, फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ स्पीड से। जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। बेटा सब फटाफट बुक ओपन कर लो, पेज नंबर है 20.12। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें हमेशा ट्रायल बैलेंस की डेट देखें। ट्रायल बैलेंस की डेट दे रखी है 31 मार्च 2021, यानी आपको पता होना चाहिए हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2021। यहां पर कभी भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिखाई दे तो आप समझ जाना सर ये हिडन एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखी है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उन्हें भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों 12% इन्वेस्टमेंट, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मगर ये इन्वेस्टमेंट हमने कब परचेज करी है, 1 जुलाई को। अगर मैं आपके साथ फाइनेंशियल ईयर बनाऊं, आपके साथ अगर मैं फाइनेंशियल ईयर बनाऊं तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, एंड होगा 31 मार्च 21 और स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल। ये जो इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है दोस्तों, ये जुलाई में खरीदी। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपने समवेयर अराउंड यहाँ खरीदी है। यहाँ पे डेट है 1 जुलाई। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है। कितने की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए की। पहले तो ये बताओ, ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख। सिंगल इफेक्ट पड़ेगा, सिंगल इफेक्ट पड़ेगा। ट्रेडिंग में आएगा, P&L में आएगा या असेट में आएगा? सोच के बताओ इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है, कसक का आंसर आ गया। बेटा इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, ट्रेडिंग, P&L या असेट? तो इन्वेस्टमेंट हमारी होती है असेट। ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है असेट। मैंने कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, कहीं पे भी करा है, और उस 1 लाख पर मुझे 12% मिलेगा इंटरेस्ट। मैंने अगर कहीं 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उस पे 12% इंटरेस्ट मिलेगा, मगर कितने महीने के लिए? आपको बस ये समझ आना चाहिए, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। इस साल में कितने मंथ्स हुए, कैलकुलेट करो, जुलाई से लेके 31 मार्च। इस साल में सिर्फ 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जरा चेक करें, 1 लाख पर 12%, 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ 9 मंथ्स का। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा। इंटरेस्ट की ये हमारी क्या होगी, इनकम। और इनकम कितनी होगी, इंटरेस्ट की इनकम होगी हमारी 9000। ये इनकम है हमारे लिए क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट करा है। अब 9000 की इनकम है, पहले चेक करो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या ये 9000 आ रहा है। बेटा अब चेक करना है आपने, चेक करो। ये देखो उसके नीचे ही लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसका अमाउंट देखो 9000 ही है। इसका मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट आपको मिल गया, सारा का सारा इंटरेस्ट आपको क्या हो गया, रिसीव हो गया। आपने कुछ नहीं करना। इसका मतलब इस कैलकुलेशन का कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि सारा का सारा मिल गया ट्रायल के अंदर। अगर ट्रायल में नहीं होता तो आप बोलते इसका मतलब है सर ये आउटस्टैंडिंग है, अभी तक मिला नहीं। बट इस क्वेश्चन में सारा का सारा ट्रायल में दिया हुआ है, इसका कुछ नहीं करना। पहला पॉइंट ये हो गया डिस्कस। और देखता हूं मैं इसके साथ, धीरे धीरे करके चलते हैं आपके साथ। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या था इंपॉर्टेंट वो भी देख लेते हैं।
बेटा फटाफट चलेंगे, सारी की सारी इलिस्ट्रेशन में जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या पॉइंट थे। यहां भी इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है आपको, बट इंश्योरेंस लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर को पे करा है इंश्योरेंस 6,000। तो आप समझ जाना ये जो 6,000 है ये 12 महीने का है। यस, तो 1 अक्टूबर का इंश्योरेंस है। आप खुद कैलकुलेट करना है कितने आगे तक जाएगा, 12 महीने के कितने आगे तक जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, 6 मंथ्स और आगे जाएगा ये, उसको बोलते हैं प्रीपेड। 6 मंथ्स और आगे जाएगा। एनीवेज आगे चलते हैं। इसके अंदर जो काम की चीज थी वो थी पॉइंट नंबर 3। द कार वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020। कार को आपने बेचा था 2020 में, एंड द कैश जो पैसा आया, कार को बेचने से जो पैसा आया, यूज्ड फॉर पर्सनल, वो पैसा आप घर ले गए। नीड बाय आनंद, पैसा ओनर अपने घर ले गया। इट वॉज नॉट अकाउंटेड येट, अभी तक उसको नहीं दिखा रखा। इसका मतलब कार को बेचा था और उसका जो भी पैसा था वो आप अपने घर ले गए, बट अभी तक आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। तो चेक करो क्या हमारे पास कार आ रही होगी, चेक करो आप। ये देखो ये हमारे पास कार आ रही है। कार कितने की है? कार है 50,000 की। कार कितने की है? 50,000 की। और ये कार अब बेच दी, ये कार आपने बेच दी और इसका कैश आनंद अपने घर ले गया। सोचो जरा, आप जरा आराम से सोचो, कार थी 50,000 की, कार चली गई। इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। इसका मतलब पहली बात, बैलेंस शीट के अंदर, आप मुझे सब बच्चे बताएंगे, क्या बैलेंस शीट के अंदर कार आएगी? यस और नो, आराम से बताओ। 50,000 की कार थी, क्या बैलेंस शीट में आएगी? सोचो आप। बेटा कार चली गई, कार खत्म, कार जीरो, 50,000 नहीं आएगी, जीरो आएगी। और जो आनंद की कैपिटल है उसमें से आप माइनस करोगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को माइनस करोगे। कितना पैसा वो अपने घर ले गया? वो 50,000 अपने घर ले गया। जितने की कार थी वो सारा पैसा अपने घर ले गया, तो इसे बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये याद रखना आपको, नॉट अकाउंटेड येट। आगे चलते हैं और इलिस्ट्रेशन पर। जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको जल्दी जल्दी ढूंढ ढूंढ के करा देता हूं। यहां पे आ जाओ आप, पेज नंबर है 20.17, 20.17, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। Dilip, a proprietor of Ultra Sales, had written off 20,000 receivable from Jatin as bad debts. 20,000 रुपए हमें लेने थे जतिन से, वो डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए, पिछले साल डूब चुके हैं। ही वॉज अनेबल टू पे, खत्म कहानी, वो पैसे डूब गए। इन द करंट ईयर, इस साल क्या हुआ? अब आप अलर्ट हो जाओ, इस साल क्या हुआ? दिलीप से हमें पैसे, दिलीप 5,000 रिसीव हुए जतिन से, जतिन से 20,000 लेने थे जो डूब गए। इस साल 5,000 मिल गए। वो आपसे बोल रहे हैं जल्दी से बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी। पहली बात यहां पे आते हैं दोस्तों, पिछले साल 20,000 रुपए डूब गए, लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स हो गए 20,000। बट सर वो तो पिछले साल डूबे थे, प्रीवियस ईयर। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करेंगे। इस साल करंट ईयर में, करंट ईयर में आपको कितना पैसा रिसीव हो गया? 5,000 रिसीव हो गया। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड
अकाउंटिंग टर्म में से क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो 5,000 रुपए आपको इस साल मिले हैं करंट ईयर में, इसकी एंट्री क्या होगी? पैसा आया, पैसा आया आपके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपए आ गए आपके पास। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपकी इनकम है, इनकम हमेशा होती है क्रेडिट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये हमारी इसकी जर्नल एंट्री होती है, पैसा आया और इनकम हो गई। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फाइनल अकाउंट्स में आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मुझे बताओ इनकम कहाँ आती है? इनकम आती है क्रेडिट साइड में, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट साइड में। वेरी गुड निधि, 5,000। और बैड डेब्ट्स तो खत्म, रिकवर्ड तो खत्म हो गए 5,000। ये बैंक कहाँ आएगा? बैंक दोस्तों, बैंक आता है बैलेंस शीट के अंदर, हमारी असेट होती है। बैलेंस शीट के अंदर बैंक हमारी क्या होती है? असेट, 5,000। तो ये हमने आपको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब भी बता दिया और मीनिंग भी करा दिया, किस तरह से हमें करना है, याद रखना जी। कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं धीरे धीरे करके। एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, मेरे से ऑफलाइन में स्टूडेंट्स ने पूछा था, मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्टली स्कूल्स आपसे जरूर पूछेंगे। आपको पता है पूरे अकाउंट्स में दो ही चीजें होती हैं, पूरा अकाउंट्स एंड होने जा रहा है, अकाउंट्स में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, और इसी के अराउंड पूरी अकाउंट्स घूम रही है। अगर आपको याद हो तो हमने 11th क्लास स्टार्ट करी थी इन 5 चीजों से। अगर आप सब बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमने इन 5 चीजों से 11th क्लास स्टार्ट करी थी। ACLIE। ए का मतलब क्या था? ए फॉर एप्पल। ए का मतलब क्या था? ए का मतलब था असेट्स। ए का मतलब था असेट्स, ये आप सबको याद है। और ई का मतलब था एलिफेंट। ई का मतलब क्या था? ई का मतलब था एक्सपेंस। और मैंने बताया था असेट और एक्सपेंस का सेम रूल होता है, इसका कौन सा बैलेंस होता है? इसका बैलेंस होता है डेबिट। तो इन दोनों का रूल हमेशा सेम होता है, डेबिट बैलेंस। बाकी जो ये 3 बच गए, CLI कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इनका कौन सा बैलेंस होता है? इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। ये आपसे जरूर पूछेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहला क्वेश्चन, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का आप मुझे बताओगे ड्राइंग्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके स्कूल्स में पूछा जाएगा। जल्दी से, ड्राइंग्स का बैलेंस क्या होता है? दोस्तों आप चेक भी कर सकते हो, कसक गलत आंसर। आप चेक कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस में कभी भी चेक करना। ड्राइंग्स आपको पता है कहाँ मिलेगी? ड्राइंग्स मिलेगी डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस। ड्राइंग्स हमेशा आपको डेबिट में मिलती है, कैपिटल में से माइनस होती है ये। अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? कैपिटल का बैलेंस बताओ। तो कैपिटल का बैलेंस तो आप बहुत जल्दी बता दोगे सर, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, इसलिए इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ये जरूर आते हैं क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन आपके साथ, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, इसका कौन सा बैलेंस होता है? ये चीजें आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए। इनका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। सर ये सारी चीजें क्या क्या लिखी हुई हैं?
भाई इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आगे चलना चाहता हूँ, जी बताइए मुझे जल्दी से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा यस और नो में आंसर दो, फिर हम और आगे चलेंगे। इन बैलेंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। फटाफट मुझे चैट्स के अंदर बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? चलिए अब हम चलते हैं और आगे। हातिम का डाउट आया है एक, एबनॉर्मल लॉस। ओके, मैं कुछ और भी आपके साथ पॉइंट डिस्कस करता हूँ। पेज नंबर है 20.18। धीरे धीरे करके बस आप एडजस्टमेंट समझना। ये इलिस्ट्रेशन कौन सी है? इलिस्ट्रेशन नंबर है 4। जरा आराम से चलते हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, यानी वो कुछ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। वॉज वैल्यूड एट 14,000। कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 14,000 का था। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स goods costing 10,000 which were sold recorded as sales। आपने 10,000 का सामान सोल्ड कर दिया और सेल्स में रिकॉर्ड भी कर दिया, बट नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर। अभी तक कस्टमर को नहीं दिया। इसका मतलब वो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि आपने 10,000 का सामान, 10,000 का सामान आपने सेल करा है। तो जैसे ही आप सेल करोगे तो आपका जो स्टॉक होगा वो स्टॉक भी खत्म हो जाएगा, माइनस होना चाहिए। जैसे ही आप सेल करोगे आपका स्टॉक चला जाएगा। बट क्वेश्चन ये है, स्टॉक में अभी भी इंक्लूड है। सेल तो ठीक है मगर स्टॉक में अभी भी इंक्लूड है। तो आपने क्या करना है, बस स्टॉक में से माइनस करना है। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है। क्लोजिंग स्टॉक एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा आता है बैलेंस शीट। दोनों में से आपको 10,000 रुपीज हटाने हैं, स्टॉक को हटाने हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये रहा आंसर। क्लोजिंग स्टॉक में से मैंने लेस कर दिया 10,000 रुपीज। और सेम सेम हम क्या करेंगे, ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा सिर्फ 4,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 4,000, क्योंकि यहां से भी हटा दिया। एक ये वाला पॉइंट अच्छा था इसके अंदर। एक और पॉइंट था इसके अंदर, बेटा ज्यादातर इलिस्ट्रेशंस करो आप। पॉइंट नंबर 7, 80% ऑफ द कमीशन अर्नड, 80% ऑफ द कमीशन अर्नड वाज रिसीव्ड। यानी जितनी कमीशन आपने कमाई है उसका सिर्फ, अर्नड का मतलब होता है जितनी आपने कमाई है, उसमें से सिर्फ 80% ही रिसीव हुई है। तो बाकी का क्या मतलब हुआ? मैं बस आपसे आराम से अकाउंट्स पूछ रहा हूं। मान लेते हैं आपने 100 रुपए कमाए हैं, आपने अर्नड करे हैं 100 रुपए, कमाए हैं 100 रुपए, और वो कह रहे हैं सिर्फ 80 रिसीव हुआ है, 80 रिसीव हुआ है। इसका मतलब बाकी का क्या है बेटा? बाकी 20 को हम क्या बोलेंगे? एक्रूड। वेरी गुड, एक्रूड बोलते हैं। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बाकी का है आउटस्टैंडिंग। आगे चलते हैं। क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट, यानी कमीशन अकाउंट के अंदर आपने ये रिसीव डाल दिया। इसका मतलब कमीशन अकाउंट में सिर्फ क्या आ रहा है? रिसीव आ रहा है। मैं जरा पीछे आपको ट्रायल दिखाता हूं, मेरे साथ जरा पीछे ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ये रहा ट्रायल बैलेंस, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ट्रायल बैलेंस।
और ट्रायल बैलेंस में देखो आप, क्रेडिट साइड में आपको कमीशन मिलेगी। ये कमीशन कितनी आ रही है? 6000। कमीशन कितनी आ रही है? 6000। और आपको पता है ये 6000 पता है कौन सी वाली है? ये 6000 है जो आपको रिसीव हुई है। उन्होंने बोला था जो रिसीव हुई है ये वो है। पहला क्वेश्चन ये, सर अगर ये रिसीव 6000 है तो टोटल कितनी थी? टोटल, ये दिक्कत है, ये कैसे निकलेगा? टोटल निकालनी है आपको। ये तो 6000 है, ये सिर्फ रिसीव है। क्वेश्चन को समझें आप मेरे साथ। वो आपको बता रहे हैं कि जो रिसीव है वो कितनी है? 6000। ट्रायल में दी हुई है 6000। आपको वो ये पूछ रहे हैं, ये बताओ आउटस्टैंडिंग कितनी होगी और ये बताओ टोटल कितनी होगी। बेटा लगाओ जरा दिमाग, मैथ्स की बातें हैं। मैथ्स के अंदर इसको बोला जाता है यूनिटरी मेथड। मैथ्स के अंदर इसे बोला जाता है यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड में कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर 80 टॉफी, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था बचपन में, अगर 80 टॉफी 6000 रुपए की है, वेरी गुड निधि, 80 टॉफी अगर 6000 की है, समीक्षा ने भी बता दिया, तो एक टॉफी कितने की होगी? एक टॉफी, तो आप बताओगे एक टॉफी कितने की होगी? हाँ जी, इसे सॉल्व करें, कितना आ गया? एक टॉफी कितने की होगी? 600/8, ये आ गया 75। तो एक टॉफी होगी 75 की। अब मुझे कितनी टॉफी निकालनी है? मुझे निकालनी है 20 टॉफी। एक टॉफी अगर 75 रुपीज की है तो 20 टॉफी कितने की होंगी? 20 टॉफी होंगी 1500 की। तो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट कितना आ गया? 1500 का आउटस्टैंडिंग है कमीशन। और आउटस्टैंडिंग के डबल इफेक्ट पड़ते हैं, याद करो क्या क्या पड़ते हैं। एक तो प्लस हो जाता है, दूसरा लायबिलिटी में आता है। अगर कोई बोले टोटल कितनी है, टोटल है 100 टॉफी। एक टॉफी थी 75 की, तो 100 टॉफी कितने की हो गई? 7500 की। इस पूरी कहानी में बस आपको ये सिखाना था मुझे कि हमें कैसे पता चला कि सर आउटस्टैंडिंग 1500 है। ये एक्रूड है। एक्रूड आप चेक करो जरा आंसर में, फटाफट जरा आंसर में आओ। हाँ वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर गलती हो गई, वेरी गुड समीक्षा। ये इनकम है दोस्तों। इनकम तो लायबिलिटी नहीं होती, इनकम क्या होती है? इनकम असेट्स होती है। वेरी गुड। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी रेक्टिफाई भी कर देते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। आप ये देखो, मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में एक्रूड कमीशन दिखा रखा है 1500, और ऐसे ही इनकम में भी आपको दिख जाएगा। अब चलते हैं और आगे। मेरे पास दो क्वेश्चंस आए हैं, जरा उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास, मान लेते हैं फर्नीचर, हमारे पास फर्नीचर पड़ा था 5000 रुपए का। क्वेश्चन ये है कि सर इस फर्नीचर में आग लग गई, फायर, जल गया, सारा का सारा फर्नीचर जल गया। और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको देंगे 3000। पहली चीज तो ये, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको देंगे 3000। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं फाइनली लॉस बाय फायर, मेरा लॉस हुआ कितना? तो मेरा लॉस हुआ 2000। और ये लॉस कहाँ चला जाता है? ये लॉस चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में 2000। पहली बात तो ये हो गई क्लियर। दूसरी बात, मेरा फर्नीचर 5000 का जल गया, 5000 का फर्नीचर जल गया, तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर 5000 से माइनस हो जाएगा।
क्योंकि 5,000 का फर्नीचर जल गया तो 5,000 से माइनस हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम आपको देंगे 3,000, मगर इस साल नहीं देंगे, हम आपको देंगे अगले साल, नेक्स्ट ईयर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो नेक्स्ट ईयर देंगे तो आप उनको बैलेंस शीट में दिखाओगे डेटर में। डेटर्स का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी से 3,000 रुपए लेना है, अभी नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे, हमारे बन गए डेटर। और अगर उन्होंने अभी दे दिया, करंट ईयर में दे दिया, तो दोस्तों करंट ईयर में अगर अभी दे दिया तो मैं बैंक में लिखूंगा 3,000। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अगले साल देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम आएगा, इस साल देंगे तो बैंक में आएगा। और इसी को बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। हातिम, आपका क्वेश्चन था एबनॉर्मल लॉस का, तो दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म। इलिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, डाउट्स आएंगे तो मैं आपके पर्सनली डाउट्स ले लूंगा, बिकॉज अब इस चैप्टर को मैं एंड करना चाहता हूँ। चलिए कुछ पॉइंट्स हम आपके साथ और देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं जरा डेटर वाले पॉइंट पे आपके साथ। यहाँ पे देखो आप जरा मेरे साथ साथ, मैंने आपको बताया था एक एडजस्टमेंट में एक होते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला होता है न्यू प्लस ओल्ड, ये सब बातें हमने आपको बताई थी। न्यू होती है एडजस्टमेंट में और ओल्ड होता है ट्रायल बैलेंस। पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था बैड डेब्ट्स। फिर मैंने आपको बताया था इसके बाद होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन, और इसका फॉर्मूला था न्यू माइनस ओल्ड। न्यू होता है एडजस्टमेंट में और ओल्ड होता है ट्रायल बैलेंस में। इसके हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज जो नया सीखना है वो सीखना है आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये आपने मेरे से नया सीखना है कि सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होते क्या है और इसका करना क्या है। पहली चीज अगर आसानी से बताऊं, ये भी प्रोविजन है, ये भी प्रोविजन है। इसका मतलब सर फॉर्मूला तो सेम लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? न्यू, जो ऊपर फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लगाना है, न्यू माइनस ओल्ड, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अब ये निकालते कैसे हैं मेरे साथ साथ जरा देखते हैं। हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया था प्रोविजन कैसे निकालते हैं। ये रही बैलेंस शीट, 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ये रही बैलेंस शीट। कभी भी आपको प्रोविजन दिया हो, सबसे पहले आते हैं डेटर। मान लेते हैं 1,00,000 रुपए के हैं डेटर। न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट दिए हुए हैं 20,000 के। तो सबसे पहले हम कौन से बैड डेब्ट्स माइनस करते हैं? न्यू, न्यू बैड डेब्ट्स कितने के हैं? 20,000 के। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आप माइनस करोगे। अब आपके डेटर कितने बचे? 80,000। फिर आप माइनस करते हो स्टेप बाय स्टेप। फिर आप माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मान लेते हैं न्यू प्रोविजन आपको दिया हुआ है 10%, न्यू प्रोविजन दिया है 10%, तो आप माइनस करोगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। पहले आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करोगे, और ये प्रोविजन मैंने आपको बताया था, ये प्रोविजन इस पर निकलता है। कितना प्रोविजन है? 10%, ये इस पर निकलता है। तो अगर मैं 10% प्रोविजन माइनस कर दूं तो 8,000 आएगा इसका 10%। तो फाइनली कितना बचा? फाइनली बचा 72,000। ये इसका फॉर्मेट है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और अब मैं आपको सिखाता हूं
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये दोस्तों सबसे लास्ट में निकलता है। मान लेते हैं ये जो न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है ये दिया हुआ है 5%। न्यू प्रोविजन कितना है? 5%। तो आप सबसे लास्ट में सब कुछ करने के बाद लास्ट में माइनस करोगे न्यू प्रोविजन, और ये वाला प्रोविजन कौन सा वाला है? ये है डिस्काउंट वाला प्रोविजन, और ये प्रोविजन इस पर निकलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हमेशा याद रखना है कि पहले न्यू बैड डेब्ट्स आते हैं, फिर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आता है, और लास्ट में आता है न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और वो कितना है? 5%। बेटा कभी टाइम मिला तो जरूर बताऊंगा मैं आपको कि क्यों सर ये स्टेप बाय स्टेप क्यों चलता है, लास्ट में प्रोविजन क्यों निकालते हैं। अभी तो हम आज इसे खत्म करते हैं। 5% इसका कितना हुआ? तो 5% हुआ 3600। ये लास्ट आंसर आएगा आपकी बैलेंस शीट में 68,400। तो लास्ट आंसर आएगा 68,400। नया आपने क्या सीखा? नया आपने ये सीखा कि न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस वैल्यू पे निकलता है? इस वैल्यू पे निकलता है 5%। और मुझे कंफर्म है इस बार आप सबके पेपर में जर्नल एंट्रीज जरूर आएंगी, इन तीनों की जर्नल एंट्रीज। तो मुझे आपको ये भी सिखाना है कि सर इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम सबकी जर्नल एंट्री सीखेंगे, कंफर्म पेपर में आएगा ही आएगा जर्नल एंट्रीज। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा बट नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी मुझे इतना बताना था कि आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सबसे लास्ट में निकलता है। फॉर्मूला वही होता है न्यू माइनस ओल्ड, बट ये निकलता किस पर है? लास्ट में। और ये सारा ट्रीटमेंट आपको कहाँ करना होता है? ये सारा ट्रीटमेंट आपको करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जहां जहां प्रोविजन आएगा आप समझ जाना सर ये दिक्कत है इसके अंदर। बेटा क्या थोड़ा बहुत समझ आया है कि प्रोविजन लास्ट में निकाला है हमने? मैं पूरा नहीं कह रहा, बस थोड़ा बहुत आपको समझ आना चाहिए कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लास्ट में निकालते हैं। जर्नल एंट्रीज कराऊंगा, नो डाउट पेपर में आना है जर्नल एंट्रीज। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं तब आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार स्कूल में पूछा जाता है। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, इलिस्ट्रेशन 8, पेज नंबर है 20.23। 2 मिनट दे रहा हूं, पहले आप इसको आराम से रीड करो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं इसको कराऊंगा। टेक योर टाइम एंड रीड योर। ये क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ आज की क्लास में, फिर आज की क्लास यहीं ओवर कर देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। दोस्तों ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इलिस्ट्रेशन 8 का। सन्ड्री डेटर, बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया है। आपको पता है ट्रायल के अंदर जो भी चीजें होती हैं, ट्रायल के अंदर सारी चीजें क्या होती हैं? ओल्ड होती हैं। यानी सर ये ओल्ड बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको। डेटर कितने के हैं? आराम से देखना, मेरे पास डेटर है 1 लाख के। क्वेश्चन में ऐसा क्या है सर जो ये पेपर में आ जाता है? 1 लाख के डेटर हैं। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 10,000 रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। यानी इस 1 लाख को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, 90,000 अलग कर देता हूं और 10,000 अलग कर देता हूं जो इंसॉल्वेंट हो चुका है। ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। ऑफिशियल रिसीवर हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रुपी। इसका मतलब होता है 50 पैसा इन अ रुपी का मतलब इस 10,000 में से आपको रिसीव कितना होगा? आपको रिसीव होगा 50 पैसा, मतलब 50%। 50 पैसे का मतलब 50%। 5,000 तो आपको मिल जाएंगे, और सर बाकी के 5,000 क्या होंगे? सोच के बताओ। दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, ये डूब गए। अब क्वेश्चन ये है सर ये जो बैड डेब्ट्स हैं
दोस्तों ये न्यू है या ओल्ड है, क्वेश्चन ये है। ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ये कौन से बैड डेब्ट्स हो गए, न्यू वाले, ठीक है। यहाँ जो बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं ट्रायल के अंदर, ये कौन से हो गए, ओल्ड, ये हो गए ओल्ड। और आपको पता है बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या था, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला होता है न्यू प्लस ओल्ड। तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई, सर यहाँ तक तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आप मुझे बताओ हमारे डेटर कितने के बचे। अभी आगे नहीं पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ कितने डेटर अभी भी बच गए, बताइए जरा मुझे। 10,000 में से 5,000 तो कैश मिल गया, बाकी डूब गए, तो दोस्तों 10,000 तो खत्म। मेरे डेटर कितने बचे, मेरे डेटर्स बचे 90,000 के, ये है मेरे डेटर 90,000 के, याद रखना। अब आगे चलते हैं, कह रहे हैं मेंटेन अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर, 5% बनाना है। बस बच्चों को यहां दिक्कत आती है 5% किसका, बेटा ऑलमोस्ट बच्चे 5% जो प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसी वजह से ये क्वेश्चन आया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये कौन सा प्रोविजन है, ये है न्यू प्रोविजन, और ये बनाना है 5%। और मैं आपको बता देता हूं मिस्टेक क्या होती है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स 95,000 पे बनाते हैं 5%। बेटा ये आंसर गलत है, 95 पे नहीं बनेगा, 5% बनेगा 90,000 पर। इसलिए रटना मत, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। 10,000 तो पूरे के पूरे खत्म हो गए, बचे कितने, 90। तो 90 के ऊपर आप 5% का प्रोविजन बनाओगे, बस एक यही मिस्टेक थी। कितना आ गया, 9,000, ये आ गया 4,500। ये कौन सा प्रोविजन है, न्यू। और प्रोविजन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो न्यू प्रोविजन है। यहां दिया हुआ है ओल्ड भी प्रोविजन दिया है 7,000, तो प्रोविजन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ आनी चाहिए कि सर 4,500 न्यू प्रोविजन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये बात समझ आई है आपको? जल्दी से बताओ दोस्तों, यस और नो। और जाते जाते लास्ट पॉइंट, आपको 2 मिनट और लूंगा, लास्ट पॉइंट खत्म कर देता हूं। लास्ट पॉइंट है आपका मैनेजर कमीशन के ऊपर, मैनेजर कमीशन। बस जल्दी से समझ लेते हैं मैनेजर कमीशन। एक बात हमेशा याद रखना, 11th क्लास में जब तक है, मैनेजर कमीशन हमेशा निकलता है नेट प्रॉफिट पर। जब भी हम 11th क्लास की बात करेंगे तो मैनेजर कमीशन किस पे निकलता है, नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट का मतलब ये देखो, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट, मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है 1,00,000। यहाँ पे आती हैं इनकम्स, मान लेते हैं इनकम्स हैं 50,000। यहाँ पे आते हैं सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो मान लेते हैं वो है 30,000। लास्ट में बचता है नेट प्रॉफिट। अगर हम क्वेश्चन को समझें तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि मैनेजर को कमीशन भी देना है। अब आप सबको पता है मैनेजर का कमीशन भी एक खर्चा है, मैनेजर कमीशन भी एक खर्चा है। इसका मतलब सर अभी एक खर्चा आने वाला है, तो पक्का ये गलत हो जाएगा। अभी आपने नेट प्रॉफिट निकाला 1,20,000, आपके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000, बट अभी एक एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन की, और मैनेजर कमीशन एक क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इसका मतलब मैनेजर कमीशन अभी कुछ आने वाला है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ कुछ भी डालूंगा तो पक्का ये आंसर कुछ और आएगा, जैसे कुछ भी डालूंगा तो ये आंसर कुछ और आएगा, और वही मुझे आपको समझाना है।
अगर क्वेश्चन में लिखा होगा मैनेजर कमीशन के आगे लिखा होगा बिफोर, इसका मतलब मैनेजर कमीशन है फॉर एग्जांपल 10% और वहां लिखा है बिफोर, तो आप कैसे निकालते हैं? आप सीधा 10% निकाल देते हैं 1,20,000 का। सिंपल, 10% 1,20,000 का, और वो कितना आ गया? वो आ गया 12,000। बिफोर वाला खत्म। मैं जैसे ही यहां लिखूंगा 12,000, पक्का सर ये आंसर कुछ और आएगा। आप चेक कर लो, 1,50,000 में से अगर मैं 42,000 माइनस करूंगा तो फाइनली नेट प्रॉफिट मेरे पास आएगा 1,08,000। तो ये है करेक्ट आंसर। बस इस बात का ध्यान रखना है, इसका मतलब आपको यहाँ लिखना नहीं है, आपको पहले वर्किंग नोट में निकालना है, फिर सॉल्व करना है। और अगर बिफोर की जगह वर्ड मिल जाए आफ्टर, क्योंकि पेपर में आपको टाइम सेव करना है, तो शॉर्टकट्स टेक्निक्स याद रखना। आफ्टर का मतलब होता है ऊपर वाली चीज नीचे प्लस हो जाती है, नीचे प्लस हो जाती है, और ये आएगा 1,20,000। इस केस में जो भी मैनेजर कमीशन आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, फिर आंसर आपका दोबारा से चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका मैनेजर कमीशन का पॉइंट। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। होपफुली नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर लूंगा, और फिर हम अपने लास्ट चैप्टर पे चलेंगे, और आपके साथ फिर पुराना रिवीजन कराना मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा, आप सब स्टूडेंट्स को। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।